हाय। एपीएमएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अगर हम हायर सेकेंडरी स्कूल तक की बात करें, हायर सेकेंडरी मतलब सीनियर सेकेंडरी या 10+2 की जो स्कूलिंग होती है, 10+2 तक के लेवल की जब बात करते हैं तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के आज के टाइम पे टोटल 3 ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर उनको कह सकते हैं 3 कोर पिलर्स हैं जिनके बेस के ऊपर सारा सिस्टम रन होता है। अब इनको पिलर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीनों का ही अपना-अपना इम्पोर्टेंट रोल है। उसमें सबसे पहला जो आता है वो तो है स्कूल, सेकंड होता है ट्यूशन सेंटर, थर्ड आता है कोचिंग सेंटर। तो 3 पिलर्स क्यों हैं? देखिए स्कूल का जो काम होता है वो हर स्टूडेंट को या फिर हर बच्चे को स्कूल में तो भेजना ज़रूरी होता है। अगर आप ट्यूशन सेंटर पे नहीं गए तो भी कुछ बात नहीं है, कोचिंग सेंटर पे नहीं गए तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप स्कूल में नहीं गए तो आप किसी लायक हो नहीं। तो स्कूल तो आपको जाना ही जाना है क्योंकि स्कूल आपको कुछ सर्टिफिकेट देता है जो गवर्नमेंट ऑथराइज़ देते हैं। जैसे किसी-किसी एजुकेशन बोर्ड के अंदर 8वीं बोर्ड होता है, किसी में 5th क्लास का बोर्ड होता है, किसी में 10th क्लास का बोर्ड होता है, किसी में 12th क्लास का बोर्ड होता है। जो बोर्ड की जो मार्कशीट होती है, वो आपकी ताउम्र जब तक आप हैं तब तक सेकेंडरी क्लास की मार्कशीट तो ऐसी होती है जो कि हर जगह पे आपका वही काम होता है। उसके बेस पे सारा कुछ चलता है। एक स्कूल का रोल होता है आपके बच्चे के लाइफ के अंदर या फिर क्लास 12 तक का जो भी डेवलपमेंट उसका उसका एकेडमिक्स वाला तो स्कूल का रोल होता ही होता है। उसके अलावा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है आपके बच्चे का, ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब नॉन एकेडमिक्स के अंदर वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एथिक्स उसको कैसे सिखाना है, उस बच्चे का कैरेक्टर कैसे बिल्ड करना है, इन सब के अंदर स्कूल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि स्कूल को अपने होम के बाद में जो सेकंड होम कहा जाता है, उसे स्कूल ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि घर के अंदर आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं। उसी तरीके से स्कूल भी आपके पेरेंट्स की तरह आपका ध्यान रखते हैं। स्कूल ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप ताउम्र याद रखते हैं। अगर आपने जीवन में कुछ अच्छा काम करा है, तो स्कूल को जब भी सुनाई देता है कि मेरे स्टूडेंट ने ऐसा कुछ करा, तो उसको उतना ही प्राउड फील होता है जितना कि आपके पेरेंट्स को। और सेम चीज़ सोसाइटी भी ऐसे बिहेव करती है कि अगर किसी ने बच्चे ने अच्छा काम करा, तो सबसे पहले पूछते हैं कौन से स्कूल में जा रहा है। तो स्कूल को भी उसकी शाबाशी मिली। लेकिन अगर किसी बच्चे ने गलत काम करा है, तो उसके लिए भी ये पूछा जाता है कौन से स्कूल में जाता है। तो बच्चे ने सही काम करा है या गलत काम करा है? अगर गालियाँ मिलेंगी तो पेरेंट्स के साथ-साथ स्कूल को भी मिलेगी और तारीफ मिलेगी तो पेरेंट के साथ-साथ स्कूल को भी मिलेगी। तो स्कूल का तो ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर सबसे क्रूशियल रोल होता है बच्चे के कंप्लीटली थ्रू आउट एक तरीके से लाइफ कैसे चलेगी बच्चे की उसके स्कूल के अंदर ही डिसाइड हो जाता है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि स्कूल के बाद में बच्चे के अंदर कुछ मेजर चेंज आते हैं। अब सेकंड आता है ट्यूशन सेंटर। स्कूल का जो एकेडमिक्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स वहाँ पे होते हैं, जो गवर्नमेंट गाइडेड होते हैं, वो उनका पर्टिकुलर सिलेबस होता है। उस सिलेबस के अंदर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कि वो बच्चा अगर कहीं पे वीक फील करता है कि मैं कहीं न कहीं पीछे छूट रहा हूँ, तो अपनी उस कमजोरी को दूर करने के लिए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए स्टूडेंट जनरली किसी न किसी इंडिविजुअल टीचर के पास में जाते हैं, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो कि उस पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करता है और उनकी कमजोरियों को दूर करने का ट्राई करता है। तो जो स्कूल का काम होता है सेम ट्यूशन सेंटर वाला भी वही करता है बट वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। जैसे स्कूल का ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर होता है कि एकेडमिक्स भी है, नॉन एकेडमिक्स भी है, स्किल बेस्ड भी है, सोसाइटी में बच्चों को कैसे रहना वो सारा कुछ होता है। ट्यूशन सेंटर वाले जो टीचर्स होते हैं उनका काम केवल एकेडमिक वाइज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उसको कैसे ग्रोथ करवानी है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो थोड़ा बहुत ब्लेम या शाबाशी उस टीचर को भी मिल जाती है जो कि स्कूल के मिलने वाली होती है। अब थर्ड जो पिलर आ जाता है वो होता है हमारे पास में कोचिंग सेंटर। जो टोटली इन तो कोचिंग जो सेंटर जो काम करते हैं स्कूल एंड ट्यूशन सेंटर इनसे टोटली बिल्कुल डिफरेंट काम करते हैं क्योंकि इनका बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट से कोई लेना-देना नहीं होता या फिर उनकी एकेडमिक मतलब उसका लाइफ के अंदर कैसे उसका कैरेक्टर बिल्ड होगा, उसको एथिक्स सिखाना है, सोसाइटी में किस तरीके से काम करना है, ये कोई भी कोचिंग वाला अपने ऊपर ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना ये उसका काम है, ना ही पेरेंट्स को भी उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ये सब कुछ चीज़ें सिखाएँगे। टीचर्स तीनों के अंदर ही होते हैं। स्कूल में भी टीचर होता है, ट्यूशन सेंटर में टीचर होता है, कोचिंग के अंदर भी टीचर होता है। स्कूल के अंदर जो टीचर्स होते हैं जनरली क्वालिफाइड होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स डिफाइन कर रखे हैं कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री उनके पास में होनी चाहिए। तो बीएड की डिग्री के साथ-साथ वो ये बोलते हैं कि बच्चों के साथ में ट्रीटमेंट कैसा करा जाता है, वो सब कुछ बीएड के अंदर उनको ट्रेंड करा जाता है। ट्यूशन सेंटर भी जनरली बीएड वालों के होते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक डिग्री होल्डर्स हैं जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपना ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। बट कोचिंग सेंटर के अंदर जो भी टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वो हाइली क्वालिफाइड अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहते हैं, उस सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जो बच्चे को उसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग ही ट्रेंड करते हैं
उस पर्टिकुलर कंपटीशन के वो एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर आप उनसे ये कहोगे बच्चे की स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे सीधे वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, हमारी बस की बात नहीं है। क्योंकि वो उनकी एजुकेशन या फिर उनको जो ट्रेनिंग मिली है वो उसी तरीके से है कि आपको अगर जेईई की तैयारी करवा रहे हैं, तो जेईई के अंदर कैसे आप करवा सकते हो, वो उसके अंदर आपको रोल प्ले करते हैं। नीट के करवा रहे हैं तो नीट के अंदर करते हैं। सीयूईटी करवाना है तो सीयूईटी में करवाते हैं। अब ये जेईई, नीट, सीयूईटी ये सब कुछ क्या है? देखिए 10th क्लास के बाद में बच्चे अपने सब्जेक्ट चूज़ करते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। उन्हें साइंस के फील्ड में जाना है, उन्हें इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना है या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जाना है, उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट अपनी चॉइस के जो होते हैं इंटरेस्ट के बेस के ऊपर वो चूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट जब चूज़ करते हैं उसके साथ उन्हें ये पता लगता है कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो मुझे जेईई का एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा, जेईई के लिए मुझे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करनी होगी। अगर मुझे डॉक्टरी करनी है कि मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे उसके लिए नीट की प्रिपरेशन करनी होगी क्योंकि नीट का जब पेपर के अंदर मैं क्वालिफाइड होऊँगा, तभी जाकर के मैं किसी न किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाऊँगा। तो ये क्राइटेरिया होते हैं 12th क्लास के बाद में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी डेफिनेशन ये होती है देखिए जब हम स्कूल के आस-पास की बात कर रहे होते हैं तो हम ये सीख रहे हैं तो कौन-सा स्कूल अच्छा है। अच्छे का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स कैसे हैं, वहाँ के जो बच्चे पास आउट होते हैं वो अपने फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना नहीं है। अल्टीमेटली सबका गोल पैसा कमाना ही होता है। तो उसी के बेस के ऊपर सारी चीज़ें डिसाइड होती है। तो उन च अच्छी स्कूल्स अच्छे ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों को 12th क्लास के बाद में एडमिशन मिल पाए, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स को फाइट करना है। तो उसके अंदर आपकी अच्छी रैंक होगी तो आपकी चॉइस का कॉलेज मिलेगा, चॉइस की आपकी स्ट्रीम मिलेगी, सब कुछ उसी तरीके से चल रहा होता है। तो ये सारा काम करते हैं आजकल कोचिंग सेंटर। जब कोचिंग सेंटर अस्तित्व में नहीं थे, तो स्कूल ही अपना रोल ये प्ले करते थे कि जो कॉम्पिटिशन होते थे, स्कूल के सिलेबस आज भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, पहले भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होते थे। बट तब कोई बच्चा कोचिंग नहीं जाता था, तो स्कूल का जो लेवल होता था, जो स्कूल के अंदर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका जाकर के सिलेक्शन हो जाता था। आज एक ट्रेंड चल गया, हर बच्चा कोचिंग में जाना चाहता है। जिसकी पॉकेट में दम है, जिसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा आगे आउटशाइन करे, तो वो अपनी कहीं न कहीं से कुछ फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं और बच्चे को कोचिंग में भेजते हैं। बट फिर भी हर बच्चा स्कूल तो जाता है, बट हर बच्चा कोचिंग नहीं जा पाता। तो उसका मतलब क्या होता है कि हर बच्चे को वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती, वो अवेयरनेस नहीं मिल पाती या वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, जिसके थ्रू वो भी किसी अच्छे कॉलेज के अंदर, अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले पाए। या फिर अगर बच्चा इंजीनियर बनने के लायक है या डॉक्टर बनने के लायक है, बट फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता क्योंकि जो स्कूल के टॉपर बच्चे हैं, वो भी कोचिंग में जा रहे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो भी कोचिंग जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक रेगुलर सिलेबस के साथ में जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत एडवांटेज उनको कहीं न कहीं जाकर के मिलता ही है। बट इसके अंदर भी एक ये चीज़ है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होंगे बट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं भी है, तो कोचिंग नहीं जाते, तो वो भी इसके अंदर कई बार आगे निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली उसका मतलब ये है कि स्कूल के टीचर्स के अंदर भी वो कैलिबर तो है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अपने स्टूडेंट्स को क्लियर तो करवा सकते हैं, उनको क्वालीफाई तो करवा सकते हैं। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनके पास में नहीं है, कोचिंग वालों के पास में है। तो इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा कि स्कूल को क्या फ़ायदा है, इन सब चीज़ों को कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम की हम जिनकी बात कर रहे हैं, उनको अपने कोर्स के कुरिकुलम के अंदर ऐड करने का या स्कूल के सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करने का उनको कुछ आउटकम दिखेगा, तभी तो उस चीज़ को आगे करेंगे। तो उसका क्या-क्या आउटकम हो सकता है, उसके ऊपर हम देखते हैं कि मतलब एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करानी उसको चाहिए। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव स्कूल के अंदर जो हमारा सिलेबस है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज़्ड है, उसको आपको पूरा करना होता है। बच्चे के लास्ट में जब एग्ज़ाम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट कार्ड मिलती है। तो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या फेल होना है, सप्लीमेंट्री होता है, वो सारा कुछ आपका डिसाइड होता है। उसके अंदर ये सब कुछ नहीं होता कि बच्चे की रैंक कौन-सी आ गई, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। वो अल्टीमेटली बोर्ड के अंदर मेरिट लिस्ट आती है, उसके अंदर आपको पता लगता है किस बच्चे का क्या स्कोर रह गया है। बट जब आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करने के हमारे पास में जो एक लूप सिस्टम चलता है, वो क्या सबसे पहले तो आपका कांसेप्ट बिल्डिंग होती है। कि जब आपके टीचर ने आपको थ्योरी पढ़ाई है, वो आपने थ्योरेटिकल पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल हो, उसका थ्योरी आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड आपने जो भी पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस करनी है चाहिए। तो पढ़ा जो भी हमने पढ़ा उसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, वो क्वेश्चन्स आपको लर्न करने रहते हैं, याद करने रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। अगर न्यूमेरिकल है तो उनको सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने के बाद में जैसा आप कॉम्पिटिशन फाइट करना चाहते हैं, अगर जेईई दे रहे हैं तो जेईई के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। नीट की तैयारी करें तो नीट के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं।
सीयूईटी दे रहे हैं तो सीयूईटी के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि 12th क्लास के बाद में आपको देने होते हैं। तो उनमें से जिसकी भी तैयारी आप करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। मॉक टेस्ट आपने दे दिए बहुत सारे, तो मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको उसका एनालिसिस निकालना पड़ता है, जिसको आपको आइडेंटिफाई करके देता है कि आपको कहाँ पे तो आपकी स्ट्रेंथ है, वो कहाँ पे आपकी वीकनेस है। तो अपनी वीकनेस के ऊपर आप काम करके अपनी वीकनेस को दूर करने की कोशिश करते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा मजबूत करने का ट्राई करते हो। तो ये है एक कंपटीशन का या फिर किसी भी कोचिंग को चलाने का पूरा प्रोसेस कि सबसे पहले क्लास लेते हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उसका टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद में उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ बता दी, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने लुक के अकॉर्डिंग काम करता रहता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो स्कूल के अंदर अभी इंट्रोड्यूस नहीं रहता है। तो इस वाले जो सिस्टम को स्कूल के अंदर एड ऑन करने के क्या फायदे हो सकते हैं, स्कूल को क्या फायदा मिलेगा, इसके ऊपर करते हैं। देखिए, बोर्ड के अंदर बच्चे का स्कोर होता है तो अल्टीमेटली आपके स्कूल का नाम होता है। उसी तरीके से अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होते हैं या कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो आपके एरिया के अंदर आपकी स्कूल की रेपुटेशन अपने आप इंक्रीज होती है। स्कूल की रेपुटेशन इंक्रीज होती है तो मतलब आपका ये होता है कि आपके स्कूल में 100 बच्चे थे क्लास 12 के अंदर, उसमें से 10 बच्चों का सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर एग्जाम हो गया, 5 बच्चे नीट में क्लियर हो गए, 5 बच्चे जेईई मेन में क्लियर हो गए, 5 बच्चे सीयूईटी में क्लियर हो गए। मतलब आपने स्कूल के करिकुलम के अकॉर्डिंग ही आपने कुछ बच्चों का अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करा दिया। तो ओवरऑल आपकी स्कूल का जो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव हो गया। बोर्ड के साथ-साथ अब कॉम्पिटिशन के अंदर भी आप आ गए। तो जब पेरेंट्स आपके यहाँ पे एनरोल करवाने के लिए आता है तो उसको ये पता रहेगा कि मैं सब कुछ मेरे को यहीं मिल जाएगा, मुझे कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो रैंक आने का फायदा क्या है? देखिए, जब हम कुछ भी अपने आस-पास कर रहे होते हैं, स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन करवा रहे होते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे एरिया के अंदर 10 स्कूल हैं, तो 10 स्कूलों का कंपैरिजन होता है कौन सा स्कूल बेटर है। अब बेटर जो वर्ड आता है उसका कुछ पैरामीटर्स के ऊपर को कंपैरिजन करा जाता है कि पहले तो देखिए एकेडमिक्स भाई उनका रिजल्ट कैसा रहता है, नॉन एकेडमिक कैसी-कैसी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे जो निकल के जा रहे हैं वो बच्चों का फ्यूचर किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती है जो डिसाइड करती है। तो स्कूल की रेपुटेशन आपके कंपटीशन के अंदर बच्चों की जब रैंक आती है तो अपने आप ही हाई होती है। उसकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। रैंकिंग मतलब कि आपके आसपास के 10 स्कूल हैं, तो 10 स्कूलों में टॉप पे ये वाला स्कूल है। क्यों? क्योंकि इसके बच्चे इन कंपटीशन के अंदर सेलेक्ट होते हैं। मतलब इस स्कूल के करिकुलम के अंदर ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है। अगर बच्चे का यहाँ पे एनरोलमेंट करवाएंगे तो हमें किसी कोचिंग के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ये फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एडमिशंस अपने आप ही आपके ग्रोथ होती है और रिटेंशन बच्चों का जो कंटिन्यूअस नर्सरी से आपके साथ में बच्चे हैं वो आपके स्कूल को छोड़ने का कभी सोचते नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को लेके बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं कि मेरे बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, ओवरऑल होनी चाहिए, किसी एक एस्पेक्ट में नहीं चाहिए। उनको एकेडमिक्स में भी चाहिए, नॉन एकेडमिक्स में भी चाहिए, सोसाइटी के अंदर भी किस तरीके से बिहेव बच्चों को करना है वो सब कुछ होना चाहिए। तो स्कूल के अंदर सब कुछ आपको मिल रहा है। तो ये सब कुछ जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है तो लर्निंग का जो भी प्रोसेस था 12th क्लास तक का, तो अब उसको किसी ना तो ट्यूशन सेंटर के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है, ना भी किसी कोचिंग के पास जाने की जरूरत पड़ी। तो पेरेंट की बैठक खत्म हो गई, तो वहीं पे सारा कुछ काम हो गया। अल्टीमेटली जो फीस आपने ले रखी है तो उसके अंदर थोड़ा सा एड ऑन करा, तो जो बच्चा कोचिंग में जाने की डबल फीस है, स्कूल में फीस अलग से दे, क्योंकि स्कूल तो कंपलसरी है। स्कूल छोड़ेगा तो उसको बोर्ड परमिशन ही नहीं देगा किसी भी एग्जाम में फाइट करने का। और स्कूल का जो अल्टीमेटली रिजल्ट निकलता है वो भी आपके एनरोलमेंट के अंदर क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है कि इतने परसेंटेज आपको स्कोर होना चाहिए। तो स्कूल तो उसे करना ही करना है। साथ में जब कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कोचिंग में जा रहा है तो डबल फीस हो गई। जब स्कूल के अंदर सारा कुछ मिलता है तो एक तो आपका फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स के ऊपर कम आता है, दूसरा बच्चे को जो सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम मिलता है वो काफी लंबा मिल जाता है कि भाई 4-6 घंटा स्कूल में है, 4 घंटा कोचिंग में जाएगा तो अल्टीमेटली 10 घंटे तो उसने वो करे। आने जाने के 2-3 घंटे हो गए तो 12-13 घंटे बच्चा अपने आप ऑक्यूपाई रहेगा, तो सेल्फ स्टडी का टाइम उसे होगा खत्म। जब स्कूल के अंदर सब कुछ मिल रहा है तो बच्चे को सेल्फ स्टडी के अंदर जो नहीं मिल रहा था 4-5 घंटे उसको सेल्फ स्टडी के लिए अब मिलने लग गए। तो बच्चा अल्टीमेटली मेंटली रिलैक्स भी हो गया है। अब उसको सुसाइड करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि सुसाइडल थॉट भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब उसको अपने बारे में सोचने को मौका मिल रहा है तो करता है अच्छे से डिस्कस, पेरेंट्स को भी दिखता है, तो पेरेंट्स के साथ भी डिस्कशन होता है तो बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड कर पाते हैं। तो ओवरऑल बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है और मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगर आप अपने यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इंट्रोड्यूस करवा देते हो। तो उसको हम बोलते हैं स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो इन सब रीजंस की वजह से स्कूल को इस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवा देनी चाहिए। अब इसको कर कैसे सकते हैं? स्कूल का तो रेगुलर करिकुलम है। अगर सीबीएसई के साथ एफिलिएशन है तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलेगा, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ या आरबीएसई के साथ में तो आरबीएसई के अकॉर्डिंग चलेगा।
हरियाणा बोर्ड से है तो हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग चलेगा, इंटरनेशनल बोर्ड के साथ में एसोसिएट है तो इंटरनेशनल बोर्ड के हिसाब से उसका करिकुलम चलेगा। उसी करिकुलम के अंदर उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन किस तरीके से करना है कि बच्चे का थ्योरी तो आप क्लियर करवा रहे थे, अब वो प्रैक्टिस करवानी है, मॉक टेस्ट करवाने हैं, एनालिसिस करना है, जो नॉर्मल आप स्कूल के सिलेबस या फिर रेगुलर बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग करते हैं, उसको थोड़ा-सा उसके अंदर आपको इंटर डालना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। वो कैसे डाल सकते हैं? आपकी फैकल्टी अभी ट्रेंड है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उसी फैकल्टी को जब पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंग आप ट्रेंड करवा देते हैं कुछ दिन का मतलब ये होता है कि जब फैकल्टी पढ़ाने वाली वही है, फिजिक्स भी वही पढ़ाएगी, केमिस्ट्री भी वही पढ़ा रही है, मैथ्स भी वही पढ़ा रही है, बट वो बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन बच्चों की करवा रही है, तो बोर्ड की प्रिपरेशन करवाना उनको अच्छे तरीके से आता है, तो अल्टीमेटली एनसीईआरटी सिलेबस तो अच्छा से कवर करते हैं। अब उनको यही थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि भैया जेई का पेपर कैसे होता है, नीट का पेपर कैसे होता है, सीयूईटी का पेपर कैसे होता है, या जो भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम 12th क्लास के बाद उन बच्चों का होता है, उसके अंदर किस तरह का पेपर पैटर्न होता है और बच्चों को किस तरीके से एफिशिएंसी के साथ उस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग अगर टीचर्स को मिल जाती है तो वो टीचर्स भी उसी लायक हो जाते हैं जैसा कि कोचिंग के टीचर्स आपके पास में होते हैं। इसके लिए क्या, जो रेगुलर सिलेबस के साथ-साथ आपको रेगुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो सिलेबस है, जो मिस हो जाता है, जो रेगुलर आपके सिलेबस में नहीं है, उसको भी कंटिन्यू आपको साथ में लेकर के चलना है। उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, उसका एनालिसिस होता है, एनालिसिस होने के बाद में बच्चों के डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को सोल्व करते हैं। अब नॉर्मली स्कूल के अंदर भी बच्चे के जो सिलेबस में डाउट्स होते हैं वो आप सोल्व करते हैं। इसके अंदर थोड़ा रिग्रेसली आपको उसको करना पड़ता है और अल्टीमेटली आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के बाद में आप स्टूडेंट की जो वीकनेस, स्ट्रेंथ, सब कुछ चीजें आपके पास में सिंगल डैशबोर्ड की अवेलेबल होती है, तो बच्चे को भी बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, मेरी वीकनेस निकल गई है, मुझे उसी के ऊपर आगे काम करना है। या ये मेरी स्ट्रेंथ है तो उसके ऊपर मुझे थोड़ा नॉर्मल तरीके से टाइम देना है, वीकनेस को मुझे आगे करना है। उसको अपना पर्सनल फीडबैक मिल जाता है कि पर्टिकुलर मैं पेपर के अंदर मुझे आता तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा? इसके कई सारे सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे नॉर्मली मान लो कि बच्चे को 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन उसको आते हैं, बट 10 क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे थे, बट फिर भी कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, उसने 10 रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर भी अटेम्प्ट कर दिया, तो 90 जो उसका आंसर मतलब टोटल स्कोर होना चाहिए था, तो 10 अगर उसकी नेगेटिव मार्किंग पूरी-पूरी है, तो पूरे 80 हो गए उसके। अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है तो करीबन उसका स्कोर जो 90 होना चाहिए था वो 86 के आसपास रह गया। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये 1-2 नंबर ही बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर देते हैं। तो उसको जब बच्चों को फीडबैक मिल जाता है कि यार मुझे आता तो है, बट मैं गलत ज्यादा करता हूँ। गलत क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी टेंडेंसी की पूरा-पूरा अटेम्प्ट करना है। तो उसको ये पता लगा नेगेटिव मार्किंग होती है, तो रेगुलर जब पेपर देगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि स्कोर मेरा जितना था उतना रखने के लिए मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है। तो जो मुझे नहीं आता उसको मुझे नहीं करना है। उसके साथ ही वन टू वन मेंटरशिप हो जाती है, मतलब टीचर जब उसको बताने लगते हैं ये सारी चीजें कि देखो बच्चा आप रेगुलरली ये सब कुछ कर रहे होते हो, अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, या अपनी जो टाइमिंग आप पेपर तो कर रहे हो बट टाइम बहुत ज्यादा लेते हो, इफिशियंसी को इम्प्रूव करो। तो ये सारा फीडबैक जब उसको मिलता है तो अल्टीमेटली बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है। ये सारा फायदा होता है बच्चे की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का, और किसी भी जनरल ईआरपी सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें नहीं मिलती है। स्कूल को जनरली ये सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है कि जो ईआरपी सिस्टम उन्होंने यूज कर रखा है, उस ईआरपी सिस्टम के बेस के ऊपर ही वो अपने बच्चों की सारी चीजों को निकाल सकते हैं। वो नहीं निकाल सकते हैं। ईआरपी सिस्टम आपके डेटा एंट्री के लिए बना हुआ है, इस तरह की चीजों के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर या फिर हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सारे सिस्टम्स को कस्टमाइज करना पड़ता है, जो कि बच्चे के एक्चुअली काम आते हैं। जो सिस्टम नीट के लिए काम करता है वो जेईई के लिए नहीं कर सकता, जो जेईई के लिए कर रहा हो सीयूईटी के लिए काम नहीं करता। तो कस्टमाइजेशन होता है इन सभी चीजों के अंदर। तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड सिस्टम चाहिए होता है जो आपकी पूरी-पूरी हेल्प करे। ऐसा सिस्टम होने के बाद में आपका मतलब 100% जो वर्क होता है उसको 70 टू 80% वर्कलोड वो सिस्टम अपने अंदर ले लेता है। आपका काम केवल 20% होता है केवल डिसीजन लेने का। जो रेगुलर डेली टू डेली टास्क होते हैं वो सारी चीजें उन सभी सिस्टम्स के थ्रू बहुत स्मूथ हो जाती है। इसलिए ऐसे सिस्टम को आपके पास में होना ज़रूरी है। ये सिस्टम ही आपके बीच में मिसिंग होता है, जो कोचिंग के पास में होता है और आपके पास में नहीं होता है। क्योंकि बच्चों की ग्रोथ को देख करके अपने आप उसके ऊपर फाइंड आउट करा जाता है कि इस बच्चे पे हमें मेहनत करनी है, किसके ऊपर क्या करनी है। स्कूल को देखिए, स्कूल का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है कि अगर किसी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, तो 100 के 100 का टारगेट ये रहता है कि बच्चे पास हों सबसे पहले। पास होने के बाद में उनका स्कोर अच्छा है। स्कूल हर बच्चे के ऊपर इक्वली मेहनत करता है। तो स्कूल के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बच्चों की आपकी ओवरऑल निकल के आ जाता है, यार हमारे बच्चों की ये वीकनेस है, तो सभी बच्चों को एक साथ में उठा देता है। जबकि कोचिंग स्पेसिफिक बच्चों पे चला जाता है। आप जब पूरी क्लास के ऊपर काम करो तो सभी बच्चों की परफॉर्मेंस आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। और इन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एकेडमिक्स फ्लो एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका कि नाम है एएफपीएमएस, जो आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करेगा।
इस तरह के करिकुलम को डिजाइन करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एएफपीएमएस के साथ एसोसिएट होने के बाद में आपको किसी थर्ड पार्टी के पास में किसी आईटी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्टूडेंट हो, पेरेंट हो, मैनेजमेंट हो, टीचर्स हो, चारों स्टेक होल्डर जो होते हैं, उन सबकी क्या नीड है, अकेला अपने आप के अंदर फुलफिल करके रखता है। तो अगर आपको ये सब कुछ चीज़ें में इंटरेस्ट आता है कि आपके स्कूल की ग्रोथ के लिए आपको ये करना चाहिए वैसे तो, और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमको इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जानना है तो। हमारी वेबसाइट के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बट आने वाले फ्यूचर के अकॉर्डिंग अगर आप अपने स्कूल को फ्यूचर रेडी करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का कुछ ना कुछ स्टेप तो आपके स्कूल के साथ में लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो देखिए पेरेंट्स की आप जब आज की जनरेशन के अंदर पेरेंट्स के अंदर डिमांड देखोगे तो वो यही प्रेफ़र करते हैं कौन-सा स्कूल है, तो उसके अंदर जाने के बाद में बच्चों को हमें 10 जगह पे नहीं भेजने की रिक्वायरमेंट है। तो जो फैसिलिटी आप करेंगे तो अपने आप ही अपने आस-पास के एरिया के अंदर पॉपुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं।